हेलो एवरीवन, मैं विकास चौहान एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं पटवारी के प्रीवियस पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। हमें इससे पता चलता है कि पैटर्न किस टाइप से आने वाला है एग्ज़ाम का, और पिछले पेपर में क्या क्या चीज़ें किस किस टॉपिक से पूछी गई थी। और उससे हमें इतना अंदाज़ा हो सकता है कि आने वाली जो एग्ज़ाम्स है उसमें किस तरीके का पैटर्न पूछा जाएगा और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि हम उसी टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज का जो प्रीवियस पेपर है। ये पेपर है 9 दिसंबर का 2017 को, 2017 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जो 9 बजे की हुई थी। और 2017 के बाद में वैकेंसी नहीं आई पटवारी की, और इस बार 2022 में संभावनाएं लगभग है पटवारी की मध्य प्रदेश में आने की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो। तो मैंने यहाँ पर पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन से लिए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। कंप्यूटर 20 नंबर का पूछा जाता है। मैंने अपना एक वीडियो इसमें बना दिया है कंप्यूटर का सिलेबस, आप एक बार अपडेट सिलेबस देख लीजिएगा, और उसके बाद में पटवारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, MS एक्सेल 2017 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद लिखा है आप ऐसा के माध्यम से कर सकते हैं, मतलब किसके माध्यम से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे होम टैब में रेप टेक्स्ट पर क्लिक करके, होम टैब में रेप टेक्स्ट को क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीबी का विस्तृत रूप क्या है। जीबी का विस्तृत रूप क्या है। तो जीबी मतलब होता है, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा है। तो जीबी का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी जानते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं तो इतना तो जानते ही हैं यार। तो यहाँ पर इसका यूज़ हो जाएगा, जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो जाएगा गीगाबाइट। गीगाबाइट जीबी का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर का हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहा जाता है, यानी कि एक रो और एक कॉलम जो है इसके प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा शेल। एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को शेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा सही विधि नहीं है, मतलब सही विधि नहीं है। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी विधि सही नहीं है। तो हम जो ALT कुंजी दबाते हैं, ALT कुंजी, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद F2 कुंजी दबाना बिल्कुल सही है। सेल में डबल क्लिक करना भी सही है, और CTRL कुंजी दबाना भी, CTRL की जो की है वो दबाना भी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया कि कौन सी सही नहीं है, तो वो हो जाएगा ALT कुंजी दबाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर एक है, कंप्यूटर क्या है भैया। तो कंप्यूटर आप सभी जानते हैं मैकेनिकल डिवाइस तो हो नहीं सकता, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक डेटा को साझा करने, संसाधनों को डेटा को साझा करने के लिए क्या जुड़ा होता है, नेटवर्क संसाधनों को डेटा को साझा करता है, तो ये होता है नेटवर्क। नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर के जो संसाधनों और डेटा को जो साझा करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र डिवाइस है। कंप्यूटर का जो माउस होता है जो हम यूज़ करते हैं, है ना, वो किस प्रकार का डिवाइस होता है। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड 2017 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल कहलाता है। तो MS वर्ड 2017 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ के मध्य छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इंडेंटेशन, इंडेंटेशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषम ज्ञात कीजिए। देखिए विषम ज्ञात कीजिए, है ना। तो विषम यहाँ पर जावा, C++ ये कोर्सेज के नाम है, लेकिन लाइनेक्स से कोर्स का नाम नहीं है, तो ये क्या है, विषम हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, है ना, आउट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड 2017 डॉक्यूमेंट में हेल्प विंडो खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्प विंडो खोलने के लिए जो 2017 की बात हो रही है दोस्तों, अभी तो विंडो 10 आ चुका है ना। 2017 MS वर्ड 2017 की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा F1। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया है तो। MS वर्ड में रेडो के लिए किस आइकॉन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आइकॉन पूछा गया है कि किस आइकॉन का रेडो के लिए उपयोग किया जाता है MS वर्ड में। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर फर्स्ट में जो दिखा गया है एरो वाला, इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, MS वर्ड 2017 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए, कैरेक्टर्स की कॉपी को फॉर्मेट करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब CPU हुआ है, CPU। यानी कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, अगर ये पूछ ले तो आप बता देगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और इसका पूछा है कि किसका भाग है, निम्न में से क्या है, इसमें से CPU का भाग क्या है, तो अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होता है CPU का एक भाग है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेबसाइट एड्रेस HTTPS जो होता है ना, इसको www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम का जो उपयोग होता है वो किसके लिए होता है, आपने भी कभी सारे वेबसाइट पर गए होंगे, .com आपने किया होगा, तो वहाँ पर जो कॉम होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, तो ये कमर्शियल के लिए यूज़ होता है, जो वाणिज्यिक होते हैं उनके लिए, कमर्शियल जो होते हैं उनके लिए ये कॉम का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं, तो आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं, इसमें जो पाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे गए मेल है ना, जो आपके द्वारा जो भेजे गए मेल होते हैं वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। एक बार फोटो को ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों को नाम निरूपण कहलाता है। ये इंग्लिश में भी आप एक बार देख लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आप जब भी एग्जाम हो आपकी तो एक बार इंग्लिश में भी उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है, बुक मार्क कहलाता है ना। तो ये हो जाएगा इसका बुक मार्क। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस की का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे CTRL+A का जो है प्रयोग किया जाता है। वर्कशीट में सभी रो को जो है अब कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, CTRL+L का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वीडियो फाइलें फॉर्मेट में उपलब्ध है, वीडियो फाइल जो किस फॉर्मेट में उपलब्ध होती है, तो वीडियो जो फाइलें होती है वो AVI में उपलब्ध होती है, वीडियो फाइल जो होती है वो AVI फॉर्मेट में उपलब्ध हमें होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, वेब ब्राउजर कुंजीज क्या है, वेब ब्राउजर की कुंजीज है ना, कुकीज़ क्या है, वेब ब्राउज कुकीज़ क्या है, यह एक छोटी फाइल है जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा है। क्या होती है, एक छोटी फाइल होती है जिसमें यूजिंग डाटा का जो ब्राउजर है, जिसमें यूजर ब्राउजिंग डाटा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक क्या है, तो फेसबुक आप सभी चलाते हैं, सभी जानते हैं, फेसबुक एक क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है ना, सोशल नेटवर्क की वेबसाइट है। और यहाँ पर इंस्टाग्राम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो इंस्टाग्राम भी एक सोशल नेटवर्क की वेबसाइट होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन वो समाप्त हो चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो है ना, निम्न में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है पंचायती राज व्यवस्था का। निम्न में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करती है, तो यहाँ पर भारतीय जीवन बीमा निगम बिल्कुल नहीं होगा आंसर, यहाँ पर आंसर इफ्को टोक्यो होगा, इफ्को टोक्यो। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, हो सकता है क्वेश्चन यही रिपीट हो जाए। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन में शुरू हुआ, मतलब ये जो मिशन था ये कब, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2016 में, 2016 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। आप पटवारी की एग्जाम दे रहे हो और आपको अगर ये नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है, अभी तक तो शायद हो भी चुकी है ये भी स्थापना, ठीक है। तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एग्जाम्स में, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम्स के लिए। तो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूँ कौन सा है, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप तो आपको पता होना चाहिए कि ये गेहूँ जो है शरबती गेहूँ सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भोपाल साइड में पाया जाता है, सीहोर वाले क्षेत्र में, सीहोर में ज़्यादातर पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है, तो ये बड़वानी में किया गया है भाई साहब, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम। हालांकि इस बार क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरह से नहीं आएंगे, इस बार अपडेट क्वेश्चन से आएंगे, इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो अपडेट क्वेश्चन आएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला है,
तो किस जिले में उर्वरक प्रयोगशाला नहीं है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? आज भी नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है। वो जिला है भिंड। भिंड में आज भी जो है उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, IAY किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? तो IVF किस मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करता है? तो पहले तो आपको IAY का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। IAY का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म भाई साहब मैं बता दूं आपको, इंदिरा आवास योजना। आप समझ ही गए होंगे इंदिरा आवास योजना। हालांकि अभी जो योजना चल रही है वो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी इसके अंदर है कहीं ना कहीं, तो ये आप याद रखिएगा चीज़ें कि इस बार चल रही है इंदिरा आवास योजना। और IAY का मतलब होता है कि इंदिरा आवास योजना। और ये किसके लिए जानी जाती है भाई साहब? तो ये गृह के लिए है ना, जो हाउसिंग है वो दिए जाते हैं, इसमें एक राशि प्रदान की जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो समन्वित जो बाल विकास योजना है ये 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुई थी, सॉरी 2 अक्टूबर 1975 को ये प्रारंभ हुई थी। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण है ना, पशु नियंत्रण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। ये अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, यानी कि इसे कब लागू किया गया था? तो ये 1976 में लागू किया गया था। कौन सा नियम लागू किया गया था? तो पशु नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अब अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर था। ये क्वेश्चन अब अपडेट होने वाला है, तो अब अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो वो अपडेट होकर आएगा। तो इसका आंसर क्या था? 64.57% था इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, 2013 में फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया था? तो यह है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को उस टाइम में जो है स्थापित किया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन भी अब अपडेट होके आएंगे हालांकि। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 2014-15 की तुलना में निम्न में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई थी? तो ये क्वेश्चन अभी जो आएगा वो अपडेट में ही आएगा। अभी 20-21 का पूछेगा या 21-22 का, समथिंग 21-22 का पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कि 2014-15 की तुलना में निम्न में से कौन सी फसल 2015-16 में अधिक उत्पादित दर्ज की गई थी? तो ये इनमें से कोई नहीं। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि उस टाइम पे कौन सी हो गई थी? तो उस टाइम पे जो 15-16 में उत्पादित हुई थी वो फसल थी आपकी, एक अनाज है ना, और दूसरा हुई थी चावल। चावल की फसल सर्वाधिक उस टाइम पर 2015-16 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, इस देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो ये देखो कब, किस अवधि के, इस अवधि के लिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्थापित की जाती है, मतलब कब से कब तक के पूछ रहा है, यहाँ पर पीरियड पूछ रहा है उसका, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर देखिए 2015-16 से लेकर 2019-20 तक, अभी तक हो सकता है कि ये खत्म हो चुकी हो। आप एक बार इसे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन अपडेट होते हैं, इसलिए मैं इन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अपडेट करके ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित संख्या क्या है? देखो यहाँ पर अब प्रधानमंत्री वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी IAF का था, है ना, तो इंदिरा गांधी आवास योजना वाला था, लेकिन अब यहाँ पर आ चुका है कि 2018-19 में 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की संख्या क्या लक्षित की गई थी, क्या लक्ष्य दिया गया 2018-19 तक? तो 1 करोड़ घर बनाने ग्रामीण क्षेत्रों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए बनाया गया था, 1 करोड़। हालांकि ये योजना अभी भी चल रही है ना, तो आप लोग सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपडेट करके आपको बता रहा हूँ। देश में निम्न में से कौन सा राज्य जो है 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देश में पूछा गया है, देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र हर साल जो प्याज के उत्पादन में सबसे आगे जो अग्रणी राज्य रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न को प्रोत्साहित करती है। जो ग्रामीण आजीविका परियोजना है वो स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम वाले उद्यमिता जो हैं उनको बढ़ावा देती है, उनको प्रोत्साहित करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन
मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जो है जिला है ना? तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा मिर्ची का उत्पादन करता है? तो वो है खरगोन जिला। और खरगोन जिला में सनावद में एक मिर्ची भंडार है, मिर्च का जो मंडी है, सॉरी, मिर्ची की मंडी। यहाँ की मिर्ची बहुत फेमस है मसालों के लिए, है ना? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? खरगोन जिले में, अपने मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मिर्ची का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है इस बार। 2021 की जो एमपीपीएससी हुई थी उसमें भी शायद ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिएगा यहाँ पर, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? तो ग्राम सभा की जो बैठक है उसका संयोजन पंचायत का सचिव करता है। ग्राम सभा का सचिव बिल्कुल नहीं करता है, ग्राम पंचायत का सचिव करता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारा गांव हमारा राज निम्न में से संबंधित प्रकाशन है, यानी कि किससे संबंधित प्रकाशन है हमारा गांव हमारा राज? तो ये है मध्य प्रदेश में जनजाति स्वराज कानून, मध्य प्रदेश में जनजाति स्वराज कानून। और अभी जो है वर्तमान में जनजातियों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, पिछड़ी जो जनजाति है उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जनजाति स्वराज कानून जो है हमारा गाँव हमारा राज को प्रकाशित करता है, प्रकाशन करता है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, है ना, तो ये तो पंचायत राज और इसके क्वेश्चंस थे हमारे, है ना, आर्थिक जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज के क्वेश्चंस थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी के। अब हिंदी के क्वेश्चन आ जाएगा, अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अधखिला में जो उपसर्ग है वो है अध, यानी कि उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगाए जाते हैं, उपसर्ग यानी कि जो आगे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? आप ऐसे ही पहचान जाएंगे, अधखिला जो है इसमें अध है, ठीक है, उपसर्ग यानी जो आगे लगाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 59वां क्वेश्चन है हमारा, है ना, यहाँ पर स्थायी भाव के साथी होते हैं। स्थायी भाव आपने 10th में पढ़ा होगा शायद, स्थायी भाव का संचारी, स्थायी भाव विभाव होता है ना, स्थायी भाव संचारी भाव ये लोग होते हैं। तो स्थायी भाव संचारी भाव इसका जो है एक साथी होता है, हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी का है, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार की बात की गई है। तो आप एक बार पटवारी का सिलेबस जरूर देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पटवारी का सिलेबस जरूर देखें। मैंने अपने ही इसी चैनल पर पटवारी का पूरा सिलेबस 2022 का अपडेटिंग सिलेबस डाला है, तो वो आप एक बार जाकर पूरा सिलेबस जरूर देख लें। तो उस सिलेबस को देखने के बाद ही आप जो है तैयारी को कर। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पर जो है अलंकार पूछे गए हैं, तो ये अलंकार वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एक बार। देखो यहाँ पर लिखा है, मेखलाकार पर्वत अपार, ध्यान से पढ़िएगा, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ा, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज हाकारा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार देखिए ना आप, ये जो अलंकार ये क्या कर रहा है ना, जो एग्जाम्पल उदाहरण है ये क्या कर रहा है कि सजाने की बात की जाएगी पर्वतों को। तो यहाँ पर अब जब भी सजाने की बात होती है तो रूपक अलंकार होता है। किसी भी अलंकार को अगर कोई सजाता संवारता है तो वो है रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो बद उपसर्ग जो है ये है आपका उर्दू या फारसी भाषा का, उर्दू की फारसी भाषा का एक शब्द है, भाषा का शब्द है ना। बद उपसर्ग, उपसर्ग आगे होता है। और चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूँ। तो बद से होता है बदमाश, ठीक है। तो बद में यहाँ पर भी बद जो उपसर्ग है ये उर्दू फारसी भाषा का एक शब्द है। फिर बदसूरत, ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, उर्दू का है। और बदौलत, ये भी उर्दू का एक शब्द है। तो ये 3 शब्द मैंने कुछ एग्जाम्पल से दिए हुए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ना, एक और अलंकार की यहाँ पर पूछा गया है ना। तो यहाँ पर है, सोहत ओढ़े पित्त पट, श्याम सलोनो गात, मनहु नील मणिशेल पर आवतप परियो प्रभात। ये यहाँ पर एक अलंकार है और यहाँ पर पूछा गया है मैं कौन सा अलंकार है, सही विकल्प चुनो, इसमें कौन सा अलंकार है। ये जो उदाहरण दिया गया था इसमें कौन सा अलंकार है? तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये जब आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर परिभाषित की जाएगी। अगला हमारा एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी एक अलंकार की, ये पंक्ति की बात की गई। यहाँ पर जो पंक्ति है ये पंक्ति देखते हैं, हम मानव को मुक्त करेंगे यही प्रधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा यह हिंदुस्तान हमारा है। कई बार आपने सुना होगा ये,
है ना पंक्ति, और ये पंक्ति आपको जोश दे रही है। देखिए ना, इसको आप पढ़ेंगे ना आपको तो, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो इसमें वीर रस का भाव आ रहा है आपको, देखिए वीर रस आ रहा है इसमें, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, अलंकार में वीर रस होगा, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। शासन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा? देखो बहुत इजी है। शासन, आप भी शासन में जाएंगे, मध्य प्रदेश शासन में आप भी जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो शासन का शुद्ध रूप क्या है? तो शासन का शुद्ध रूप यहाँ पर दिया गया, जो टिक किया गया है शासन ग्रीन वाला, यही है शासन का शुद्ध रूप। आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी गाड़ियों पे मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ देखा होगा, तो वहाँ पर ये शासन आपको याद होना चाहिए। शुद्ध रूप पूछे जाते हैं। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ये मुहावरे कुछ पूछे जाएंगे। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आदि से अंत तक होता है, पूरा शरीर नहीं होता है। चर्चा चलाना, बहस छिड़ना, ये बिल्कुल नहीं होता है। आदि से अंत तक इसका अर्थ होता है। मुहावरे एक अच्छा अपना एक अर्थ प्रदान करते हैं, है ना। लोकोक्तियाँ भी होती हैं, तो उसकी बात भी हम करेंगे कहीं ना कहीं, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? यहाँ पर एक समास का क्वेश्चन पूछा गया है। देवासुर, देवासुर में है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देवासुर, है ना, देवासुर का समास विग्रह अगर हम करेंगे तो हो जाएगा देव और आसुर, है ना, देव और आसुर हो जाएगा। इसका समास विग्रह हो जाएगा देव और आसुर, ठीक है। तो ये हो जाएगा देव और आसुर हो जाएगा, ठीक है। और आ रहा है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देव और आसुर। और यहाँ इसकी परिभाषा क्या होती है समास की? तो समास की देखिए परिभाषा होती है द्वंद्व समास की, दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। सुनिएगा गौर से, दोनों पद जो प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर दोनों पद जो हैं क्या होते हैं, हमारे प्रधान है। देखिए देव और आसुर, ये दोनों क्या है, एक प्रधान शब्द है ना। और उसे द्व्यास करता है जिसका विग्रह करने पर, जैसे कि किसी अगर कोई शब्द, जैसे यहाँ पर देवासुर, इनका अगर विग्रह करेंगे तो क्या क्या चीज़ आती है? अगर विग्रह करने पर और, या, एवं, ये तीनों चीज़ आती है। और आता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने देव और आसुर बोला है, तो देव और आसुर आया, तो और शब्द आया बीच में। या आता है ना, या एवं आता है। तो ये समास आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि इनका विग्रह करने के बाद आप पहचान जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो ती क्या है, प्रत्यय है, और ती प्रत्यय से बना जो शब्द है वो क्या है, शक्ति। तो ती यानी कि जो प्रत्यय क्या होते हैं, लास्ट में आते हैं, उपसर्ग सबसे पहले आते हैं। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपको ऐसे भी काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं आप तो याद होगा, है ना। तो ती जो है आपका लास्ट में आता है किसी शब्द के, और जो उपसर्ग होते हैं वो सबसे आगे आते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पे ती प्रत्यय से बना शब्द होता है शक्ति होता है, ठीक है। यहाँ पर शक्तिशाली नहीं होगा, है ना, बीच में ता नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, लास्ट में ता होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्षक का विलोम शब्द निम्न में से है। देखो विलोम शब्द आप सभी पढ़ रहे हैं, तो इनका शब्द का सभी का आपको पता ही होगा। विलोम यानी कि उल्टा शब्द होता है ना। तो विलोम होते हैं यानी उल्टा, यानी कि रक्षक होता है भक्षक, रक्षक यानी कि रक्षा करने वाला, भक्षक यानी कि उसका भक्षक करने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से है। तो देखिए आप जब शब्दों को पढ़ेंगे, संधि विच्छेद वाले शब्द अगर आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देवर्षि का संधि विच्छेद, तो देववर्षि, आपको ध्यान देखिए ना, पढ़ेंगे ना तो वहीं पर आपको उत्तर हो जाएगा देवर्षि, देव प्लस ऋषि, इसका संधि विशेष हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द में निम्न में से कौन सा है? यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होते हैं वो टाइप से ये क्वेश्चन है ना। तो लौटकर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द में बोलना है आपको, तो इसको बोलेंगे आप प्रत्यागत। इसका क्या होता है, लौटकर आया हुआ यानी कि प्रत्यागत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो, जिसकी चार भुजाएं हो के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? जिसकी चार भुजाएं उसे चतुर्भुज कहते हैं, सिंपल है यार। तो ये क्वेश्चन भी आपको चतुर्भुज वाला याद होगा। ये भी क्वेश्चन 2017 के जो 9 दिसंबर 2017 को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है। और ध्यान रहे इस बार कंपटीशन बहुत हाई रहेगा, तो आपको पढ़ना भी उस तरीके से ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा, बाण का पर्यायवाची निम्न में से होगा। अब पर्यायवाची और विलोम दोनों चीजें यहाँ पर देखिएगा। विलोम यानी कि उल्टा होता है किसी शब्द का, और पर्यायवाची होता है कि उसके जैसा शब्द, है ना। तो जैसे कि बाण है, तो बाण को और क्या बोलते हैं? तो बाण को बोलते हैं तीर, है ना, तीर बोलते हैं बाण को। अगर यहाँ बोलूँगे पर्यायवाची बताइए, इसका उल्टा शब्द बताइए आप, है ना, तो आप सॉरी आपका बोला है विलोम शब्द बताइए, पर्यायवाची तो ये है हालांकि, विलोम बताइए, तो बाण का बोलेंगे आप तीर, बाण का बोलेंगे आप
कमान बोल देंगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, कैसा चांद सुंदर चेहरा है, तो इसको जोड़ना है आपको, ठीक है, आधा शब्द ही इसको जोड़ना है। तो आप क्या बोलेंगे, कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सा। ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में, देखो वर्तनी कोई अगर होगी तो उसमें अगर त्रुटि होगी किसी वर्तनी में, तो उसके शुद्ध जो अर्थ है उसमें भी क्या हो जाती है, अंतर आ जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो, ध्यान से पढ़िएगा, र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्राचीन, यानी कि प्र आ जाता है उसमें, है ना, जैसे कि प्राकृतिक हो जाता है ना, प्राचीन हो जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो ऐसा अगर स्वर रहित व्यंजन है तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वह कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्वेश्चन देखिए, जिस वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वह कहलाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसका उच्चारण अगर करेंगे तो वह अनुनासिक शब्द, अनुनासिक कहे जाएंगे इनको जी। उन शब्दों को अनुनासिक कहा जाता है जिनका उच्चारण नाक तथा मुख से होता है, नाक से भी और मुंह से भी उनका उच्चारण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। इनको बोलते हैं चंद्र बिंदु, है ना। तो चंद्र बिंदु आप बोलेंगे ना, बोलिए आप चंद्र बिंदु, तो आपको यहाँ पर एक्सरसाइज भी हो जाएगी। चंद्र बिंदु, यहाँ पर नाक का भी यूज होता है और मुख का भी, इससे उच्चारण होता है। अगला मैं बताता हूँ आपको, कुआं, आप बोलेंगे कुआं। तो चंद्र बिंदु जिस पे भी लगी होती है, जिस भी शब्द पर चंद्र बिंदु लगी होती है, उनको आप समझ जाइए कि ये अनुनासिक शब्द है वो, है ना, वर्ण, अनुनासिक वर्ण है, सॉरी, है ना। तो जैसे चंद्र बिंदु हुआ, कुआं हो गया, चांद हो गया, चांद को भी आप बोलिए। तो चांद को जब आप बोलेंगे तो नाक और मुख का भी उच्चारण होगा। अंधेरा, अंधेरा को बोलेंगे तो भी दोनों का यूज होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर सहित व्यंजन है, स्वर रहित नहीं बोला है यहाँ पर। रहित का मतलब होता है हट के, स्वर सहित यानी कि स्वर के साथ। तो स्वर सहित व्यंजन होता है क, हलंत नहीं है इसमें। देखिए बाकी सब में लगा हुआ है लेकिन इसमें नहीं लगा क में, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर सहित व्यंजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं, जनरल हिंदी के क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, और अब आए हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो मैथ्स के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि इनको सॉल्व यहाँ पर नहीं कर सकते हम, आप भी जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का पैटर्न में आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए। निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 से विभाज्य है, तो यहाँ का उत्तर आप डायरेक्ट देख लीजिए, ये तरीके का उत्तर आएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। सरल कीजिए, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाएंगे यहाँ पर, है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप के पूछे जाएंगे, समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले शंकु और बेलन के, यहाँ पे क्वेश्चन अनुपात वाले क्वेश्चन है ये, तो अनुपात वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। और सिलेबस में भी अनुपात वाला, औसत वाला, अनुपात वाला, औसत वाला क्वेश्चन जो सिलेबस में है टॉपिक ऐड है ऑलरेडी। तो वो सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा। मैं बार बार रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग गलत डायरेक्शन में स्टडी जो है आपकी ना करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक संख्या वाला क्वेश्चन है ना। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मैथ्स के इतने टफ क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आपको 10th वाला जो स्टैंडर्ड था, 10th 12th वाला, उस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर श्रेणी में 15वां पद ज्ञात करो, कौन सा पद ज्ञात करना है यहाँ श्रेणी में, जैसे कि रीजनिंग टाइप से क्वेश्चन है ना। तो इसका 15वां पद ज्ञात करना है आपको, ये सारी के पद आपको मैथ्स टाइप से ज्ञात करना है आपको। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन ये दिया गया है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, है ना, 0.4 मिनट में एक खंबे को पार करती है, 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना मिनट लगेंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से, कुछ गणित के क्वेश्चन जो है, लुप्त संख्या वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं, है ना। तो ये आपको पता अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आप, एक पति और पत्नी की औसत आयु, है ना, 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। ये 10th वाले क्वेश्चन ही है कहीं ना कहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक XYZ वाले क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर दिए गए समीकरण का मूल्यांकन करने वाले समीकरण मूल्यांकन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब मैथ्स के क्वेश्चन, इसको हम यहाँ सॉल्व नहीं कर सकते दोस्तों, इसलिए मैं सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ बेसिक कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए। हम अभी डेली हमारी क्विज चली है, डेली जो हमारी जो है, हम एक पेपर को डेली सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपके सारे पेपर एग्जाम के पहले सॉल्व हो जाएंगे। डेली आप इसको देखते रहिएगा, क्लास को डेली देखना है आपको। सारे पेपर्स में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। औसत निकालिए, ये टाइप से औसत वाले क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, है ना। सिलेबस में भी ऐड है, पुराने सिलेबस में भी है और नए सिलेबस में भी औसत वाला है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, भुजा वाले। ये क्वेश्चन जो हैं आपके 2 का घात, घातांक वाले, आधा घात का क्या है, ये सब क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो अब एक बार स्टैंडर्ड इनका देखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में PDF आपको प्रोवाइड करवा दूं, जहां से आप
सॉरी, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनकी जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँ, जहाँ से आपको पीडीएफ निकाल कर मैथ्स के क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर ले बड़ी आसानी से। हालांकि मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डाल दूँ ये सारे पीडीएफ, तो आपको इजी हो जाएंगे प्रीवियस पेपर, है ना। और पीईबी की साइट पर भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, देखिए किस तरीके का मजाक किया गया है यहाँ पर। एक बहुभुज जिसकी 8 भुजा है कहलाता है। देखिए बच्चा बच्चा बता देगा कि जिसकी 8 भुजा है उसे अष्टभुज कहा जाता है, जिसकी 4 भुजा है उसे चतुर्भुज कहा जाता है, जिसकी 5 भुजा है उसे पंचभुज कहा जाता है, 10 भुजा का क्या बोलते हैं 10 भुज कहा जाता है, 6 भुजा वाले को षटभुज कहा जाता है। ये टाइप से क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर। ये देखिए ये पूरा 10th वाला क्वेश्चन है। देखिए समीकरण 2x + 3y = 8 होता है, 5x + 4y = 13 होते में 13 में एक्स और वाई के हल करो, तो एक्स वाई का हल निकालना। यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने वाली मेथड जो है उस टाइप से विलोचन समालोचन वाली जो विधियाँ होती हैं 10th में, उस टाइप की विधियाँ यहाँ पर पूछी गई हैं, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। यहाँ पर आपका दिन वाले क्वेश्चन में से पूछा गया है ना, कि आज ये दिन है तो कल वो दोबारा दिन होगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। ये था आपका मैथ्स के क्वेश्चन, जनरल मैथ्स यहाँ पर, और जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद भी रखना है, याद भी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन याद होगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। डॉक्टर रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा पूछा गया है, उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी और खांडागिरी की गुफाएं जो है उड़ीसा में स्थित है। और जिस भी शब्द में वर्ण में जो है आपको देखिएगा कि गिरी आता है, मतलब यह जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म की एक है। जैसे कि अभी सोनकच्छ में हमारे मध्य प्रदेश के देवास में सोनकच्छ में है पुष्पगिरी, तो पुष्पगिरी आया वहाँ पर, यह भी जैन धर्म का एक स्थल है ना, पर्यटक स्थल, तीर्थ स्थल है जैनों का। तो जहाँ भी गिरी आता है वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ये जैन धर्म से रिलेटेड होते हैं। तो ये उदयगिरी और खांडागिरी कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेंगे, सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। सिंध और बेतवा नदी किन के बीच में कौन सी जिला हमारा जो है वो स्थित है? तो ये अशोकनगर स्थित है। एमपी को आप यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, आपको यहाँ पर अंदाजा हो चुका होगा कि एमपी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया गया है, सोनगिरी का तीर्थ स्थान है। देखो सोनगिरी का तीर्थ स्थान, सोनगिरी का मैंने बताया आपको, जिसमें भी गिरी आता है वो कहाँ, जैन से संबंधित होता है। तो सोनगिरी जैन का तीर्थ स्थान है, ठीक है, जैन धर्म का तीर्थ स्थान है एक, जिसमें भी गिरी आता है वो जैन धर्म से रिलेटेड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत का कौन सा मंत्री है? ये नीतीश गडकरी जो है वर्तमान में भी सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के जो मंत्री हैं, वर्तमान में भी आज भी ये मंत्री नितिन गडकरी है ना। ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन और पूछा गया, कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो आपको देखो ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखो आप पहले तो, कि कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तमसा, तमस नदी, है ना। तो तमस नदी जो है ये रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि रीवा में कौन सी नदी जो पूर्वा झरने का निर्माण करती है, तमस नदी है ना। और तमस नदी किस जिले में है, सॉरी किस जिले में है? तो वो है रीवा जिले में, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से लिख जाएंगे। यहाँ पर चचाई जलप्रपात भी है, पार्वती नदी पर कौन सा जलप्रपात बनाया गया है? ये सारे क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछे जाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, भूगोल का क्वेश्चन। विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी होती है, जिसे क्या होता था, सद्भावना शिखर भी बोलते, क्या बोलते हैं, सद्भावना शिखर बोला जाता है इसे, गुडविल चोटी को। तो ये मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है? वर्तमान में साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो भी जबलपुर में ही है। और इसे पहले का भी क्वेश्चन पूछा गया तो कहाँ है? जबलपुर में ही थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में है? तो ये है कोलकाता में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो अब जो प्राथमिक जो स्कूल होते हैं उसमें जो न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उस ऑपरेशन का नाम क्या है ना।
उस कार्यक्रम का नाम क्या है, तो वो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आपको याद रखना है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे जब आप 3-4 ऑप्शन देखेंगे ना तो आप तुक्का नहीं लगा सकते। जैसे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान है, ये भी कहीं शिक्षा से रिलेटेड लग रहा है। ऑपरेशन चौक और डस्टर, ये भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये भी हो सकता है उत्तर, सभी के लिए शिक्षा ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, जो एग्जिट आंसर है वो आपको लगाना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। यार बेसिक क्वेश्चन है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पटवारी से, जो कि ग्रेजुएट होता है पटवारी एक, और उस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है, 24 तिलियां होती है। अभी वर्तमान में चलाया गया है हर घर तिरंगा अभियान, ठीक है। तो ये आपको 13 से 15 अगस्त तक चला गया था। आप लोगों ने भी अपने घर पर तिरंगा लगाया होगा। तो इस बार क्वेश्चन तिरंगे से रिलेटेड आएंगे, तो एक बार इसकी प्रिपरेशन आप करके जाइएगा कि इसका उद्देश्य क्या था हर घर तिरंगे का। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उस तिरंगे में आपने देखा होगा, गिनती की होगी, तो उसमें 24 अशोक चक्र होता है और अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। 24 तिलियाँ होती है, बारीक बारीक जो डंडी आसपास जो हम कहें कि ब्लू में बनाई जाती है, वो 24 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है। ये अच्छा एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है। तो एक परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नाम है। ये कोड का नाम था, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था। भारत के पहले ओडीआई क्रिकेट का कप्तान कौन था, अजीत वाडेकर था, अजीत वाडेकर, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएच कौन है। तो ये उस टाइम पूछा गया, 2017 में पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है। तो ये राजीव महर्षि थे। लेकिन अभी वर्तमान में, अभी आज की तुलना में वर्तमान में कौन है, तो आज की मैं आपको बता दूं, वर्तमान में अभी वर्तमान में दो, ये आपके श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। और आपको पता है राष्ट्रपति भी हमारे कौन है, द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वर्तमान के। और ये कब से हैं, तो ये पदस्थ है, तो ये 8 अगस्त 2020 से इन्होंने पदभार संभाला है, 8 अगस्त 2020 से, और अभी तक वर्तमान में ये है। तो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये याद रखिएगा। अपडेटिंग क्वेश्चन मैंने कर दिया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक राज्य का राज्यपाल एक होता है, एक राज्य पर राज्यपाल क्या होता है, तो वो होता है एक संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है एक राज्य का राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। ये विविध वाले पॉइंट, जो विविध वाला जो टॉपिक डाला है उन्होंने, वहाँ का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है, तो भोपाल के सबसे निकट बहने वाली नदी बेतवा नदी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी भोपाल के निकट बहती है, तो यह है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, निश केयर, निश केयर, ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा निश केयर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है। यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश देखिएगा आप, यहाँ पर इंग्लिश देखेंगे तो वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड, है ना। तो वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, काष्ठ विज्ञान यानी वुड साइंस होता है, और ये कहाँ संस्थान कहाँ स्थित है, प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये है बेंगलुरु में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो भारत का सबसे पहला राज्य विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला असम था। ये याद रखिएगा, प्रथम जो आते हैं, प्रथम जो पहला होता है वो क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं, इनको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, पहला है तो है बस। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, असम था। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन की सीरीज जो है खत्म हो चुकी है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये सीरीज काफ़ी पसंद आई होगी, ये सेट हमारे काफ़ी पसंद आएंगे। हम डेली इस तरीके के सेट्स आपको देते रहेंगे आप, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़िए और अपनी एग्ज़ाम में अपना सिलेक्शन पाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एक नए पेपर की ओर, एक नए प्रीवियस पेपर की ओर। शिफ्ट 2 का पेपर हम देखेंगे 9 दिसंबर 2017 का, सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम कल देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।